Good morning, ma'am. Okay, so I am here to discuss about the stress management. Now, the first question arises in our mind: why do we need to manage our stress? स्ट्रेस को मैनेज करने की जरूरत क्यों है? So that is channelized for productive works rather than. Okay. The amount of stress increases and that impact on the happiness. That's why. And health also. Health also. Yes. Happiness, health. What kind of health? Physical health, Mental. health. Both. Mental, basically. Yes. Both. Basically both. अब हम लोग को इतना पता है कि it hampers our health. ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और it is a pre-notion or conception कि हम हमेशा ये समझते हैं कि okay, stress है, stress is a kind of something जिसे हम आज भी अपनी सोसाइटी में टैबू की तरह लेते हैं. अगर कोई बात करे कि आई एम हैविंग सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस, हमें लगता है ओके दैट पर्सन इज सम काइंड ऑफ कंपार्टमेंटलाइज्ड, उसको अलग करने की जरूरत है. या लोगों को आज भी ऐसा लगता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी इज अ कम्युनिकेबल डिसीज. हम लोग जो अभी पढ़ गए हैं, वी आर अवेयर, वी नो दैट इट इज नॉट अ डिसीज, ये एक बीमारी नहीं है. लेकिन आज भी अगर आप लोगों से बात करोगे ना, जो लोग इतने ज्यादा अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है, उनको ऐसा लगता है कि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर खुलकर बात करने की जरूरत हमें नहीं है. हम आज भी अपनी परेशानियों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते. हमें ऐसा लगता है पीपल विल जज अस, दे विल स्टार्ट टू मॉक, हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें लेबल मिल जाएगा. होता है कि नहीं? बताइए. हम लोग तो जब इतना पढ़ लिख गए हैं तब हमको समझ में आ रहा है ओके, स्ट्रेस इज समथिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट. आज इतनी बड़े बड़े एक्ट्रेस, इवन क्रिकेटर्स आके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं. क्या जरूरत है बोलने की? जस्ट टू सेंसिटाइज एंड अवेयर पीपल अबाउट स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, दैट इट इज नॉट अ समथिंग जिसे हम अपने तक रखें. स्ट्रेस तभी मैनेज होगा, तभी चैनलाइज होगा जब हम उस पर बात करेंगे. सो आज हम उसी पर बात करने के लिए यहाँ पर मिले हैं, दैट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. सो पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस क्या है? Worry about the work, schedule and timing. Responsibilities are also stress, causing stress. These are not stress, but yes, responsibilities cause stress. हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि लाइक स्ट्रेस इज अ साइकोलॉजिकल पेन. वरी है, टेंशन है, और ये क्या है? दिस इज, या अगर हम बात करें, स्ट्रेस इज अ body's innate response to a certain situations that seem to be dreadful or challenging or a threat. वो सिचुएशन जो हमें चैलेंजिंग लगती है, वो सिचुएशन जो हमें एज अ थ्रेट फील हो रही है, या वो सिचुएशन जो हमें प्लेजर नहीं दे रही है. व्हाट काइंड ऑफ प्लेजर? मेंटल प्लेजर. जो हमें ऐसा लगता है कि दैट इज समथिंग वी नीड टू ओवरकम, जिसको हमें सही करना है. अब इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी खुद से इनेट रिस्पॉन्सेस देती है. किस तरह के रिस्पॉन्स होते हैं? दैट इज फिजिकल और साइकोलॉजिकल. फिजिकल रिस्पॉन्सेस, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर नहीं आ रहा है सो प्लीज इंटरप्ट मी इन बिटवीन सो दैट वी कैन रीडिस्कस. Health related issues. हाँ ठीक है, हेल्थ रिलेटेड. फिजियोलॉजिकल, जिनकी हमने अभी बात की, एंजाइटी. Anxiety, yes. अब स्ट्रेस और एंजाइटी में रिलेशन है. हम लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बिटवीन स्ट्रेस और एंजाइटी. हमें ऐसा लगता है कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी आर सेम. लोग जब बात करते हैं स्ट्रेस की, एंजाइटी भी साथ में ले लेते हैं. बट हमें ये याद रखना है कि स्ट्रेस जो है वो स्टार्टिंग फेज है. स्ट्रेस लीड्स टू एंजाइटी. समझ में आ रहा है? जो फर्स्ट स्टार्टिंग फेज है दैट इज स्ट्रेस,
और जब स्ट्रेस अपने अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा जब स्ट्रेस होगा, इट कन्वर्ट्स इनटू एंजाइटी। स्ट्रेस होना नॉर्मल है क्योंकि किसी भी सिचुएशन से हो सकता है। जैसा भी हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेस इज अ बॉडीज इनेट रिस्पॉन्स टू अ सर्टेन सिचुएशन दैट सीम टू बी ड्रेडफुल और थ्रेट। जो भी चीज़ हमको पसंद नहीं आ रही है, वो सिचुएशन जो हमको अच्छी नहीं लग रही है, हम उसको एज अ थ्रेट ले रहे हैं। बट कुछ चीज़ों में, कुछ सिचुएशंस में स्ट्रेस या वरी हमारी एक नॉर्मल सिचुएशन है। जैसे किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम से पहले, या फिर बच्चों का रिजल्ट आता है जब 10th या 12th का, जो एक कांस्टेंट वरी है, मार्क्स कितने आएंगे, चीजें कैसे होंगी, या आफ्टर 12th मुझे कहाँ एडमिशन मिलेगा, अच्छे इंस्टीट्यूट में मिलेगा या नहीं, परसेंटेज के बेसिस पर क्या मैं अपने मनपसंद के कोर्स में एडमिशन ले पाऊंगा, या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसा भी किसी ने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी स्ट्रेस देती हैं। तो स्ट्रेस और एंजाइटी में यही डिफरेंस है कि स्ट्रेस जो है वो नॉर्मल है, एक सर्टेन अमाउंट इज नीडेड और रिक्वायर्ड टू डू फंक्शनिंग प्रॉपरली। काम करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट की ट्रिगरिंग बहुत जरूरत है जरूरी है, क्योंकि इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। सब लोग केमिस्ट्री के तो आई होप समझ पाएंगे। कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी रिएक्शन की जो रेट है उसकी स्पीड अप कर देता है। इन द सेम वे, अगर एक मिनिमल अमाउंट का स्ट्रेस है, दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज कंपल्सरी, बट जब वो अपने अमाउंट से ज्यादा एक्सीड करता है, then it convert into anxiety, and anxiety के लिए we need to consult a psychologist। तब हमें medications की जरूरत पड़ती है, yes, clinical psychologist। तब हमें medications पे जाना पड़ता है जब stress अपने normal amount से exceed करता है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए कि stress is not bad thing, stress बुरा नहीं है, stress is normal, but when stress crosses its minimal amount, then it becomes anxiety। इतना क्लियर है? So, अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें स्ट्रेसफुल लगती हैं? आप लोग बताइए कोई सर्टेन सिचुएशन या कोई ऐसा इवेंट जो आपको स्ट्रेसफुल लगता हो। मैं सिर्फ आप लोग एक्सपीरियंस पूछ रही हूँ। When don't get expected result। सॉरी, एक साथ कई लेटर आ जाते हैं, सबका जवाब आज ही अच्छा। सब में लिखा रहता है। सुपरलेटिव डिग्री है तो डिसाइड कैसे करें कौन सा करना। ट्रू। और बताइए। When don't get expected result। हाँ, जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है। बोर्ड रिजल्ट का स्ट्रेस, वो तो कभी पर बच्चे नहीं रहे स्ट्रेस। स्ट्रेस टीचर्स को होता है। लोग समझते हैं कि अगर टीचर एक बार केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या गवर्नमेंट स्कूल में आ गया तो उसकी लाइफ बड़ी ऐश की है, लेकिन उनको ये नहीं पता है, ये प्री नोशन है कि अगर केंद्रीय विद्यालय में है टीचर, नवोदय विद्यालय में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, तो उसकी लाइफ बहुत ऐश से कट रही है, उसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और प्राइवेट टीचर्स बोलते हैं हमारे पास ज्यादा लोड है। सो ये वही है कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमें हमेशा दूसरे की चीज ज्यादा अच्छी लगती है। स्ट्रेस क्यों स्ट्रेसफुल है, रीजंस बताइए, आप लोग को क्यों लगता है ऐसा? हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अच्छा हो पाएगा, जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा हो पाएगा। सो व्हाई स्ट्रेस इज, यस, बैठ के ही बताइए प्लीज, मत खड़े होइए। मैम बैठ के ही बताइए प्लीज, मत खड़े होइए। किसी भी स्ट्रेस का मेन कारण डर होता है, मेन चीज है। ठीक है, हमें लगता है ऑफिशियल जो जैसे ऑफिस का काम है, स्कूल का काम है, तो काम हो ना हो ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन काम जैसे प्रिंसिपल सर ने दिया है वट वो क्या बोल रहे, वो जो सिचुएशन होती है वो सोच के, क्योंकि काम तो रोज ही कर रहे हैं, आज काम नहीं खत्म हुआ कल कर लेंगे, काम तो कभी खत्म होना है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। सो स्ट्रेस इज स्ट्रेसफुल क्योंकि वी आर नॉट क्लियर अबाउट आवर गोल। हमें स्ट्रेस तभी स्ट्रेसफुल लगता है जब हम क्लियर नहीं हैं, एम्बिग्युइटी है, कंफ्यूजन है, या फिर
हम कोशिश करते हैं एक ही टाइम पे बहुत सारे कामों को करने की, मल्टीटास्किंग, एंड उससे क्या रिजल्ट होता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। जब एक साथ हम बहुत सारी चीजों में हाथ मारेंगे तो अल्टीमेटली वो हमें टेंशन या स्ट्रेस देगा। ये सारे कुछ इवेंट्स हैं जो हमें स्ट्रेसफुल लगते हैं। अब यहाँ पर दो टर्म्स आते हैं जो बहुत कॉमनली यूज होते हैं। फर्स्ट है डिस्ट्रेस एंड सेकंड इज यूस्ट्रेस। डिस्ट्रेस एंड यूस्ट्रेस। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस? सो बेसिक डिफरेंस ये है कि यूस्ट्रेस इज गुड, यानी कि जो यूस्ट्रेस है वो हैप्पी स्ट्रेस है। हैप्पी स्ट्रेस मतलब ऐसी सिचुएशन से स्ट्रेस आ रहा है जो हमारे लिए प्लीजेंट है। मान लीजिए आपका प्रमोशन हो गया, टीजीटी से पीजीटी बने, या पीजीटी से किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन के चले गए, कोई बुक पब्लिश हो गई, या आपके किसी स्टूडेंट का अच्छे मार्क्स आ गए, या उसको कुछ अच्छा अचीवमेंट मिला, या आप लोग के घर में परिवार में कुछ अच्छा हुआ। सो जो यूस्ट्रेस है ये हैप्पी है, एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए रहता है। स्ट्रेस कहाँ पर है? देखिए स्ट्रेस मतलब हमने जो बात की, स्ट्रेस का मतलब स्ट्रेन है, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेन। उस पर्टिकुलर टाइम पे आपकी बॉडी ने कुछ अलग टाइप से रिएक्ट किया हो। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ अच्छी खबर सुन के हम बोलते हैं मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो गई, दैट इज ऑल्सो स्ट्रेस। बट हमें ये समझना है कि व्हाट इज यूस्ट्रेस एंड व्हाट इज डिस्ट्रेस। सो यूस्ट्रेस इज पॉजिटिव, किसी प्लीजेंट न्यूज से, किसी अच्छी खबर से सुनकर जो एक थोड़े से टाइम के लिए हम फील कर रहे हैं। बट डिस्ट्रेस इज नेगेटिव स्ट्रेस। अब जब ये नेगेटिव स्ट्रेस बहुत टाइम तक के लिए रहता है, मान लीजिए कोई डिसप्लीजेंट मोमेंट या कोई ऐसी चीज जो आपको चैलेंजिंग लग रही है वो बार बार रिपीट होती है, तब जो डिस्ट्रेस है वो कन्वर्ट हो जाता है एंजाइटी। इतना क्लियर हुआ? अब डिस्ट्रेस को हम बात करते हैं, टैकल करने की हमें जरूरत है प्रॉपर्ली डिस्ट्रेस। क्यों? क्योंकि उसका जो नेचर है वो नेगेटिव है। यूस्ट्रेस इज समटाइम्स कंपल्सरी और नेसेसरी फॉर अ बॉडी। क्यों? क्योंकि बॉडी को प्रिपेयर करता है। कि आप लोग सब साइंस बैकग्राउंड के हो तो आई होप सबको समझ में आएगा कि जब भी हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई फॉरेन बॉडी इन्वेड कर रही है तो हमारी एंटीबॉडीज प्रिपेयर होती है उससे लड़ने के लिए, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई, इम्यूनिटी बूस्ट हुई। इन द सेम वे अब हम बात करें स्ट्रेसफुल हमें इसलिए लगता है, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी टेंड टू मूव इन आवर पर्टिकुलर ऑर्बिट लाइक एन इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन्स की तरह अपनी ही ऑर्बिट में मूव करना पसंद करते हैं। अपनी ही ऑर्बिट मतलब अपनी ही कन्वीनियंट प्लेस, अपना ही कन्वीनियंट टाइम, यस, अपना कंफर्टेबल जोन। और जैसे ही कोई बाहर से एनर्जी आई, अब हमें क्या किया जाता है? पुश किया जाता है कि हम अपनी ऑर्बिट छोड़कर दूसरी ऑर्बिट में आए। तो जो ये ट्रांजिशन फेज है ना, फ्रॉम आवर ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, दैट इज डिस्ट्रेस एंड इट कॉजेस टू एंजाइटी। आई होप समझ में आया होगा। इतना क्लियर है? अब इसी के बाद हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस जनरेट होता है स्ट्रेसर्स से। स्ट्रेसर्स, व्हाट आर स्ट्रेसर्स? वो इवेंट, वो सर्कमस्टेंसेस या वो ऑब्जेक्ट जो हमें स्ट्रेस दे रहा है, जो हमें पेन दे रहा है, या कोई भी ऐसी चीज जो हमारे लिए हैप्पी नहीं है, अनहैप्पी सिचुएशंस क्रिएट कर रही है। मैं पीपीटी को मूव नहीं कर रही हूँ, अगर आप लोगों को जरूरत है तो आई कैन मूव इट, मुझे जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। सो क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखकर समझते हैं, कुछ ऐसे होते हैं लर्नर्स जिनको बोलकर और देखकर प्रॉपर समझते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि व्हाई स्ट्रेस इज स्ट्रेसफुल, बिकॉज लाइफ ट्रांजिशंस, एम्बिग्विटी हम क्लियर नहीं है, वी टेंड टू मल्टीटास्क एट अ टाइम। इस पर अभी बाद में आते हैं। सो यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि डिस्ट्रेस हमें कितने तरह के स्ट्रेसेस को देता है। सो फर्स्ट इज एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस इज फॉर सम शॉर्टर पीरियड। जो कोई चीज हुई पर्टिकुलर मोमेंट पे, हमने उसको उसी टाइम पे फील किया और कुछ टाइम बाद हम नॉर्मल हो गए, हम उस जोन से बाहर निकल आए। अब
जो एक्यूट स्ट्रेस है इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, किसी अच्छी इवेंट से हुआ है या नेगेटिव भी हो सकता है, बट इसकी क्वालिटी ये है कि हम कुछ टाइम बाद वी टेंड टू बी नॉर्मल, हम वापस से अपनी ही स्टेट में या अपनी ही ओरिजिनल ऑर्बिट में आ जाते हैं. देन सेकेंड इज एपिसोडिक. एपिसोडिक का मतलब है एपिसोड, मतलब कुछ कुछ टाइम के लिए एक ही पर्टिकुलर टाइप का इवेंट अगर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे घर में बच्चों से या अपने पार्टनर से लड़ाई हो रही है, अब्यूजिव मैरिज, फिजिकल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि इस तरह की सिचुएशन बार बार आ रही है, या क्लास में कोई ऐसा बच्चा जो हमेशा टीचर के लिए हेडेक क्रिएट करता है, क्लास में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो बार बार डिस्टर्ब करता है. सेम टाइप की चीज जब बार बार रिपीट हो रही है इट लीड्स टू एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस, और जब एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस बहुत टाइम तक रहता है वो क्रोनिक बन जाता है. एंड क्रोनिक स्ट्रेस ये लास्ट स्टेज होती है जब स्ट्रेस हमारा एंजाइटी में कन्वर्ट होने के कगार पर होता है. क्यों? क्योंकि अब इस तरीके का स्ट्रेस है ये परमानेंट है, ये अब नहीं जा रहा. पहले वाले में क्या था कि हम कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो गए, अपनी स्टेट में वापस आ गए, अपने ऑर्बिट में वापस आ गए. एपिसोडिक में सेम सिचुएशन, सेम इवेंट जो हमें बार बार परेशान कर रहा है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और जब चीज बार बार होती है वो जनरलाइज हो जाती है. अगर मैं अभी आपसे किसी XYZ पर्सन के बारे में बोलूं बार बार आकर हर थोड़े टाइम बाद कि ही इज नॉट गुड, उसका नेचर अच्छा नहीं है या वो बहुत झगड़ालू है, तो जब कोई चीज आपके सामने बार बार होगी ना ह्यूमन माइंड उसी तरीके से रिएक्ट करता है. होता है कि नहीं? हम ना चाहते हुए भी जनरलाइज कर ले जाते हैं. सो इन द सेम वे क्रोनिक स्ट्रेस जब एपिसोडिक बार बार होता है वो परमानेंट होने लग जाता है. एंड इट इज अ स्टेज जहां पर अब हमें कॉशियस होने की जरूरत है कि नाउ इट इज अ हाई टाइम और पीक टाइम कि हमें कुछ स्टेप लेना है टू मैनेज आवर स्ट्रेस, अदरवाइज स्ट्रेस विल बी कन्वर्टेड इनटू एंजाइटी. इतना क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देन कॉजेज ऑफ स्ट्रेस. अब कॉजेज ऑफ स्ट्रेस मैंने सिर्फ कुछ चॉक आउट करने की कोशिश की है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रीजंस हैं. देयर आर मैनी अदर रीजंस बिसाइड दिस. जैसे पहला, वी आर टीचर्स, हमें सबसे ज्यादा जो स्ट्रेस देता है वो होता है वर्कलोड. कितना भी काम कर ले काम खत्म ही नहीं होता है, फाइल्स के ढेर खत्म नहीं होते, प्लस क्लासेस भी लेनी है, बच्चों के होमवर्क चेक करने हैं, असाइनमेंट्स देने हैं. उसके अलावा अगर ऊपर से कोई काम आ जाए कि आपको ये प्रोग्राम कराना है, अब एक टीचर इतना सा टाइम, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर मल्टीटास्क करने की कोशिश करते हैं. और जैसा कि अभी हम सब जान पाए कि मल्टीटास्किंग, we tend to do many things at a time, and when we tend to do many things at a time, it will eventually cause stress, क्योंकि हम एक साथ बहुत सारी जगहों पर तो नहीं हो सकते. सेकेंड, रिकॉग्निशन. हम काम बहुत सारा करते हैं लेकिन हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितना अपना एफर्ट दे रहे हैं, हमको उतना रिकॉग्निशन, उतना एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा. हो सकता है हायर अथॉरिटीज, मे बी प्रिंसिपल और चेयरपर्सन और डीन, हम काम ज्यादा कर रहे हैं और हमें हमारा ड्यू क्रेडिट नहीं दे रहे या उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे. कई बार ऐसा होता है ना कि हम अगर बहुत सारा काम कर रहे हैं और कोई इतना सा कह दे कि ओके ये काम इसने किया है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट या रिवॉर्ड होता है. बट जब हमें वो नहीं मिलता है वी टेंड टू थिंक कि यार हमने काम तो इतना सारा किया बट ना तो एप्रिसिएशन मिला, ना सारे लोगों के सामने रिकॉग्निशन मिला कि ये पर्टिकुलर काम इस पर्टिकुलर फैकल्टी ने किया है. होता है सबके साथ, कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि जहां पर हमने अपना 100% एफर्ट दिया बट हमें उस चीज के लिए कुछ रिकॉग्निशन या कोई वेटेज या क्रेडिट नहीं मिला, वो भी स्ट्रेस देता है. थर्ड, हमारी खुद की एक्सपेक्टेशंस. और ये क्यों होती है? अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर है वो बहुत कम टाइम में एसोसिएट बनना चाहेगा, कोई एसोसिएट प्रोफेसर है वो जल्दी से जल्दी प्रोफेसर बनना चाहेगा, डीन बनना चाहेगा.
दिस इज कॉमन, हम एक्सपेक्ट करते हैं एंड इट इज नॉट अ बैड थिंग बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी टेंड टू अचीव, और हम अचीव क्यों कर रहे हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। अगर हम अब्राहम मास्लो की थ्योरी की बात करें, क्योंकि हमें लगता है कि हम जितनी अच्छी पोस्ट पर होंगे पावर आएगी, पावर अपने साथ रिकॉग्निशन जरूर लेकर आएगी, तो शायद हम रिकॉग्नाइज होंगे लोगों के बीच में। सेल्फ रिकॉग्निशन हुआ मेरे ख्याल से। एक्चुअलाइजेशन तो वो स्टेज है, एक्चुअलाइजेशन वो जहाँ पे- स्टेज है जहां पर हम अपने लाइफ के पर्पस को जान पाते हैं, लेकिन एक्चुअलाइजेशन फोर्थ स्टेज है। जब हम बात करते हैं वो हमको तभी मिलती है जब हमारी बेसिक नीड फुलफिल हो जाती है। बेसिक नीड फुलफिल होने के बाद जब हम अपने लाइफ के पर्पस को जान रहे हैं कि हम क्यों आए हैं, हम क्या बदले में किसी को दे सकते हैं, और वो तभी आता है देने के लिए कुछ तो हो हमारे पास। आज मैं चाहती हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर स्कूल को इतना डोनेट कर दूँ, लेकिन मेरे पास उतनी अमाउंट ही नहीं है, तो मैं डोनेशन कैसे दे पाऊंगी? पहले वो रिसोर्सेज तो मैं अचीव कर लूँ, तभी तो मैं किसी को कुछ दे पाऊंगी। सो कई बार ऐसा होता है कि हमें रिकॉग्निशन चाहिए और हमें रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है। दैट इज थर्ड रीजन। और भी रीजन ये हो सकते हैं, अगर हम बात करें कि आज के टाइम में नॉलेज का स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। टीचर्स नीड टू सेल्फ इम्प्रोवाइज। अब अपने सब्जेक्ट का भी पढ़ना है, क्योंकि टीचर के ऐसा नहीं है कि आज मैंने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा तो मैं बिना पढ़े क्लास में चली जाऊँ। एक अच्छे टीचर की यही निशानी है कि चाहे उसको जॉब करते करते 10 to 15 ईयर्स भी हो जाए, बट यू शुड रिवाइज, यू शुड गो थ्रू द कंटेंट, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो टॉपिक है ऐसा नहीं था जो मैंने 15 साल पहले पढ़ा है वो उतना ही रहेगा। नॉलेज का नेचर रोज चेंज हो रहा है, इट इज डायनामिक, रोज कुछ ना कुछ जो इनपुट है वो ऐड हो रहे हैं, एंड टीचर नीड टू ट्रैक अ बैलेंस ऑफ इट। मान लो क्लास में किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया और टीचर नहीं बता पाया, फिर हो सकता है हम उसको टाल दें, चलो पढ़ के आना, या तुमको इतना भी नहीं आता है, क्या पढ़ा था खुद से पढ़ो। लेकिन मन में ना कहीं ये रह जाता है, ओ आई एम नॉट कैपेबल और आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ कि मैं उसको आंसर नहीं दे पाया एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, या नहीं दे पाई। अब खुद को अपडेट रखना है, नॉलेज को अपडेट रखना है, स्कूल के काम करने हैं, पढ़ाना भी है, कॉपीज भी चेक करनी है। अल्टीमेटली फिर क्या आया? स्ट्रेस। देन हम घर पे रहते हैं, ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ हमारे पास स्कूल या कॉलेज की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर में भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपनी एक फैमिली है, उधर फैमिली मेंबर्स के भी इशू हैं जो हमें टैकल करने हैं। तो एक इंसान जब इतनी सारी चीज़ों में जगल करता है, वी यूज टू जगल बिटवीन लाइक दिस एंड दैट, घर भी होम भी, एंड स्पेशली फीमेल्स, वर्किंग फीमेल्स, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। एंड प्लीज़ ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ पर फेमिनिस्ट हूँ या कुछ वो कर रही हूँ, क्योंकि आप समझने की कोशिश करिए, घर के सारे काम भी उनको करने हैं, इन लॉज के साथ रिलेशन भी मेंटेन करना है, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है, सोसाइटी के रिलेशंस को भी निभाना है, प्लस अपनी जो प्रोफेशनल जिम्मेदारी है, जो प्रोफेशनल कमिटमेंट है, उनको भी करना है। जो सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं ना मल्टीटास्किंग की, वो फीमेल्स में होती है। और ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस मेल को नहीं होता, मेल को भी होता है, इट इज कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल, बट फीमेल्स के पास चाहे आप माने या ना माने रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ज़्यादा अभी मेल्स में है। ज़्यादा मेल्स मैं एग्रीड मैडम, आपकी बात से सहमत है बिल्कुल पूरी तरीके से। नहीं ऐसा नहीं है सर, क्योंकि तो सहमत। माय मदर इज ऑल्सो वर्किंग एंड माय फादर इज वर्किंग, तो मैंने दोनों को देखा। पापा का होता है ऑफिस से आके सो जाना, बट मदर का खाने में क्या बनेगा, बच्चों ने कितना पढ़ा, किसको, ठीक है। देयर आर सर्टेन मेल्स जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ओके आई नेवर बीन टू, ठीक है। अच्छा है, देखो अभी क्या हो रहा है ना कि मेल्स एजुकेटेड हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, बट उसका रीजन ये है, देखिए हम जनरलाइज नहीं कर सकते वापस से। कुछ स्टेट्स में अगर है तो हम ये नहीं कह सकते कि हर स्टेट में ऐसा है। उनको खाना भी बनाना पड़ता है। सर खाना बनाना कोई स्ट्रेस का काम नहीं है, कैसे इसे स्ट्रेस में इंक्लूड कर देते हैं? तो हम इस चीज पर अभी डिस्कशन नहीं करते हैं, वापस आ जाइए इधर, हम इस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि अगर हम इस पर डिस्कस करेंगे इट्स अ बहुत सेंसिटिव इशू। लेकिन इस चीज को हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि ओके एक पर्टिकुलर
फीमेल्स खेत भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं। तो हम मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं कर रहे। एंड एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इट इज गुड कि हम कुछ सीख रहे हैं, बट हम जनरलाइज उस चीज से उसको नहीं कर सकते। सो दीज आर द सर्टेन कॉजेस दैट क्रिएट और दैट डेवलप्स स्ट्रेस। बहुत कॉमन है, इसको देखिए। एंड ये जरूरी है, हमें कैसे पता चलेगा? कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहा था। ओके, सो हमें कैसे पता चलेगा कि नाउ वी आर एट रिस्क? जो बेल है अब उस टाइम पे बज रही है और हमें अब सीरियस कंसर्न किसी डॉक्टर को, किसी साइकोलॉजिस्ट को, किसी थेरेपिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है या नहीं। सो हम उन सिम्टम्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: फिजिकल, देन इमोशनल, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव। फिजिकल, हार्ट बीट अचानक से बहुत तेज़ हो जाना, डिजीनेस, या फिर हम बात उसकी करें, हमें कॉन्स्टेंटली हेडेक्स हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है बार बार कुछ पर्टिकुलर टाइम पे हमें सिर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है। फीलिंग ऑफ नोजिया, नोजिया मीन्स वॉमिटिंग, जिसमें वॉमिटिंग आ नहीं रही है बट वी टेंड टू फील कि अभी हम वॉमिट कर देंगे। सो द फीलिंग ऑफ नोजिया, हेडेक, स्वेटिंग, शेकिंग, कहते हैं ना हाथ हमारे कांपने लगे, पैर कांपने लगे। मेरे को कुछ भी नहीं इसमें। अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। देन इमोशनल, डिप्रेशन, इरिटेशन, एंगर इश्यूज। अगर एक बच्चा जो क्लास में यूजुअली बहुत चुपचाप बैठता था और अचानक से आप नोटिस करने लग जाए कि वो हर छोटी बात पर रिएक्ट कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, या इरिटेशन उसको फील हो रही है, फ्रस्ट्रेटेड है। बिहेवियर की बात करें, बच्चों के केस में हो या बड़ों के केस में, एक ऐसा इंसान जो बहुत एक्सट्रोवर्ट है या एम्बिवर्ट है। एक्सट्रोवर्ट इज आउटस्पोकन, और वो अचानक से इंट्रोवर्ट हो जाए या आइसोलेशन में चला जाए, अकेला रहने लगे, जो सबके साथ रहता था उसको अकेले रहना पसंद आने लगे। या फिर नींद ज़्यादा आना। नींद ज़्यादा आना बीमारी नहीं है, बट अगर लिमिट से ज़्यादा नींद आ रही है, थका हुआ फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी एनर्जी ही नहीं बची कुछ करने की, ताकत नहीं। हम कई बार बोलते हैं ना हाथ पैरों में बहुत दर्द है, ताकत नहीं हो रही, हम सोना प्रेफर करें, या हमारे जो ईटिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाए, या तो हम ज़्यादा खाने लगे या अपनी भूख से कम खाएं। दोनों ही केस में जहाँ पर हमारा ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता है वो उसका एक सिम्टम है। उसके बाद कॉग्निटिव। बीएड कितने लोगों ने किया है आप लोगों में से? सब ने? चलो अच्छा है। सो अगर हम लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करें, 3 डोमेन्स हम, जब आप लोगों ने लेसन प्लान भी बनाया होगा तो जो लर्निंग आउटकम्स बनाए होंगे तब ऑब्जेक्टिव्स होते थे। आउटकम्स तो अब एनसीईआरटी ने किया है। हम तीनों डोमेन्स के कंटेक्स्ट में बनाते हैं, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन डील्स विद हेड, जहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, रिट्रीवल होता है इंफॉर्मेशन का, या नॉलेज जिसे हम बात करें। तो यहाँ पर जो इसके सिम्टम्स हैं, फोकस नहीं कर पाएंगे किसी चीज़ पर, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को इजीली याद नहीं कर पा रहे, रिकॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, मेमोराइज नहीं हो रही हैं चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ तो बहुत रहे हैं या उस चीज़ को हम बार बार गो थ्रू कर रहे हैं बट मेमोरी में नहीं है, टाइम आने पर हम उसको वापस से उसी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। दैट इज द सिम्टम ऑफ कॉग्निशन। अफेक्टिव में फीलिंग्स, बिकॉज दैट डील्स विद द हार्ट। अब फीलिंग्स में आ गया, आइसोलेशन है, रेस्टलेसनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर इश्यूज है। थर्ड इज साइकोमोटर डोमेन, या फिर जिसको हम कोग्निटिव डोमेन बोलते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय हैंड। वो सारे वर्क जो मस्कुलर एक्टिविटीज या उससे होते हैं जिसमें प्रिसीजन की जरूरत है, लाइक राइटिंग, ड्राइंग या किसी डेरिवेशन को सॉल्व करना, वो सारी चीजें। अब वहां पर क्या है, वापस से प्रिसीजन में प्रॉब्लम आ रही है, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आ रही है। सो दीज आर द सम सिम्टम्स जिनकी वजह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर वी आर इन द स्टेज ऑफ स्ट्रेस, या फिर स्ट्रेस हमारा एंजाइटी में कन्वर्ट होने के वर्ज पर है। इफेक्ट्स, अब जैसा शुरुआत में आप ही लोगों ने बताया कि इसका इफेक्ट है,
और इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि फिजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। सो फिजिकल इफेक्ट की अगर हम बात करें, हेयर लॉस, अचानक से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आती है ना कि बाल गिरने लग गए। अब बाल गिरना या हेयर फॉल इज अ नॉर्मल, बट जब वो नॉर्मल रेट को एक्सीड कर जाए एक पर्टिकुलर टाइम में, आपको लगे कि 2 वीक्स, सिंस लास्ट 2 वीक्स और सिंस लास्ट 2-3 मंथ्स मुझे हेयर फॉल का इशू ज्यादा हो रहा है, या फिर वेट गेन, या तो एक्सेसिव वेट गेन हो एक पर्टिकुलर टाइम पे, ईदर वेट गेन और वेट लॉस, ये भी एक सिम्टम है। या हम बात करें, हेडेक तो रहता ही रहता है, इसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि खाने में हमारी ईटिंग जो पैटर्न था वो डिस्टर्ब हुआ, तो अब डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आएगी। हाइपोथायराइडिज्म, या तो थायराइड बढ़ जाएगा, हाइपो इधर हाइपर। मूड स्विंग्स, अचानक से छोटी छोटी बात पर आप गुस्सा कर रहे हो, रोने लग गए, चिड़चिड़ा रहे हो, एंगर इश्यूज है, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो, बाद में आपको खुद रियलाइज हो रहा है कि इस बात पर मुझे गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी या फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं थी, बट मैं क्यों हुआ। सो ये जो मूड स्विंग्स हैं ये भी इसका एक रीजन है। जो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, क्या सारा स्ट्रेस बुरा है? नो। जो स्ट्रेस जब तक मॉडरेट अमाउंट में है, इट इज गुड, because it is necessary to do our daily life actions. A certain amount of stress motivate us or it act as a catalyst to do or to perform a certain work, और जब वो स्ट्रेस अपने मिनिमल अमाउंट को क्रॉस करता है तब वो हमारे लिए बुरा है, बट अगर मिनिमल अमाउंट में है, मॉडरेट अमाउंट में है, तो इट इज गुड। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, अब हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, क्योंकि जब तक स्ट्रेस ही है इट इज गुड, एंड वो बुरा तब होगा अगर हम उसको मैनेज नहीं करेंगे, एंड जब कोई चीज बहुत ज्यादा टाइम तक एक्यूमुलेट होती है वो अचानक से बर्स्ट आउट होती है, तो बर्स्ट नहीं हो, वो एंजाइटी में ना कन्वर्ट हो, तो उसके लिए फर्स्ट सिचुएशन इज अवॉइड और अल्टर द सिचुएशन। अवॉइड और अल्टर मीन्स वी ऑल आर कैपेबल, इवन नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल भी अपने आप में ये बोलता है आई एम पॉसिबल। एफर्ट करना हमारे हाथ में है। श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है, कर्मण्यवाद कारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। लेकिन हम ह्यूमंस हैं, जब हम एफर्ट देते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में आता है इसका रिजल्ट क्या होगा, लेकिन हमें यही सोचना है कुछ भी हो हमारे हाथ में, हमारे एफर्ट्स देना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सक्सेस ही तो नहीं मिलेगी, फेल ही तो होंगे। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है फेल होना गलत नहीं है, क्योंकि फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, जो ये डिनोट करता है कि हमने एफर्ट तो किया, कोशिश तो की, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है। सो डूइंग योर बेस्ट एफर्ट, गिविंग योर बेस्ट एफर्ट इज गुड देन डूइंग नथिंग। हम कुछ कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में है, या तो उसको फेस करो, फेस कर रहे हो तो हो सकता है वो सिचुएशन चेंज हो जाए, अल्टर हो जाए। सेकंड इज एडप्ट टू द सिचुएशन। अब वो चीज जिसको हम बदल नहीं सकते और वो हमें बार बार परेशान करे, उससे बेहतर है एडप्ट कर लो, उसी के साथ हो जाओ, जिसे हम बोलते हैं गोइंग विद द फ्लो। जो जैसा है उसको वैसा रहने दो। जैसे जब नई नई जॉब लगती है, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अब हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया बदल देंगे। लेकिन जब लगता है कि हम तो करना चाह रहे हैं बट सिस्टम इज नॉट सपोर्टिंग अस, या घर में हम कोई चीज़ करना चाह रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स आर नॉट सपोर्टिंग अस, तो हम क्या करते हैं, ठीक है यार अब जैसा चल रहा है चलता रहने दो। तो वो स्ट्रेस को मैनेज करने का सबसे बेस्ट वे है, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो देन जस्ट गो सीमलेसली विद द फ्लो, उसी के साथ रहो ताकि स्ट्रेस आपका एंजाइटी में ना चेंज हो। एंड थर्ड, एक्सेप्ट कर लो। कुछ लोगों को पता है कि अभी मैं इस चीज़ में फ्लो के साथ चल रही हूँ, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया, आई एम नॉट हैप्पी। उससे बेहतर है हम अपने मन में ये मान लेते हैं चलो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। पावर ऑफ थॉट्स, हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं।
बिहेवियरिस्ट ने कहा है, जॉन वॉटसन, अ मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर थिंकिंग। हम जैसा सोचेंगे चीजें हमारे आसपास वैसी ही होने लग जाती हैं। उनकी एक बहुत फेमस कोट है, गिव मी अ चाइल्ड एंड आई कैन मेक हिम वॉट एवर यू वॉन्ट। अगर आपको उसको लॉयर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, जैसा बनाना है, उसकी कंडीशनिंग आप बचपन से वैसी ही करोगे तो अल्टीमेटली वो अपने रिजल्ट को उसी हिसाब से एक्सेप्ट करके उसी चीज में अपना बेस्ट देता है। क्लियर? उसके बाद कुछ रूल्स है, some rules to identify stress and anxiety. So उसमें जो मोस्ट कॉमन रूल है दैट इज 3-3-3 रूल। अब ये 3-3 रूल क्या है? फर्स्ट, अगर आपको लगता है कि मुझे कहीं एंजाइटी तो नहीं हो रही है, उसको पहचानने के लिए या खुद को कहते हैं ना सेल्फ डायग्नोस करने के लिए हम इस तरीके से ये 3 रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज जो सबसे बेसिक है 3-3-3। अपने आसपास के 3 ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए, फिर 3 आवाज़ों को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिए और उसके बाद तुरंत अपने 3 बॉडी पार्ट्स को मूव कराइए। अगर आप ऐसा फ्लोलेसली कर जाते हैं विद इन अ मिनट, इट मीन्स आप स्ट्रेस या एंजाइटी में नहीं हैं। अगर आपको आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हुई या आप 3 वॉइसेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप इंस्टेंटली अपने 3 बॉडी पार्ट्स को मूव नहीं करा पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये एकदम लाइक फाइनल है। उसके बाद आप दूसरी टेक्निक से क्रॉस वेरीफाई या क्रॉस चेक कर सकते हैं, दैट इज 5-5-5 रूल। पहले 3-3-3 देन 5-5-5 और ये सबसे इजी है। इसमें क्या करना है, फॉर 5 मिनट्स यू हैव टू ब्रीथ इन। प्राणायाम में जैसे करते हैं ना, लंबी सांस लेना, फिर उसको कुछ टाइम के लिए होल्ड करके रखिए 5 सेकेंड्स के लिए और फिर 5 सेकेंड के बाद एक्सहेल, ब्रीद आउट। सो ब्रीद इन, होल्ड एंड ब्रीद आउट। अगर आप ये चीज बिना किसी प्रॉब्लम के उस 5-5-5 सेकेंड के स्पैन में कर पाए, इट मीन्स आपको स्ट्रेस नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल सिचुएशन में भी ऐसा करें। जब आपको लग रहा है ना कि अब कोई ऐसी चीज है जिसने आपकी मेंटल स्टेट को ट्रिगर किया या कुछ चेंज आपकी फिजिकल या फिजियोलॉजिकल सिचुएशन में आया, आप इन रूल्स को तब वेरीफाई करिए। एंड द लास्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज 5-4-3-2-1 उल्टा। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले 5 में हमें ये देखना है कोई ऐसी 5 चीज जो हमने देखी, फिर उन 4 चीजों को रिकॉल करिए जिनको आपने टच किया, फिर 3 के बाद 3 ऐसी वॉइसेस जिनको हमने सुना, उनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिए, देन 2 जिनको हमने स्मेल किया एंड 1 टेस्ट। दैट इज 5-4-3-2-1। पहले देखना, फिर टच, फिर हियर, फिर स्मेल एंड फिर टेस्ट। अब इन चीजों को या इन रूल्स को करने से क्या होता है, हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हमें इस सिचुएशन में स्ट्रेस फील हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी सर। जो आदमी स्ट्रेस में होगा उनको रूल याद रहेंगे क्या? सर रूल मतलब इस तरीके के, ये मैथ्स या केमिस्ट्री में जैसे हम चीजों को याद रखते हैं ऐसा नहीं। जैसे कई बार हमें सेल्फ अप्रेजल करना है कि ओके वेदर आई एम फीलिंग स्ट्रेस और नॉट, तो मैं कुछ चीजों से ना खुद को वेरीफाई कर सकती हूँ। जैसे इनिशियल स्टेज में कि लाइक मुझे लग रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे या मेरे बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया, या सिचुएशन ऐसी है घर में बार बार लड़ाई हो रही है किसी से, या प्रिंसिपल या हेड हमें ज्यादा तंग कर रहे हैं, तो चैम्बर में आके ना सिंपल ओके अगर मैं इस चीज को फॉलो कर पाई तो मैं उस पर्टिकुलर को मेरे तरफ देख सर मैं वही सॉरी सर, मैं अपने प्रोफेशन से मजबूर हूँ, मैं जिस प्रोफेशन में हूँ वही क्योंकि अगर जब तक पार्टिसिपेंट्स रिलेट नहीं कर पाएंगे इस चीज का कोई मतलब नहीं है। वेरी फाइन, थैंक यू। So, 3 F's of stress. That is most common. Fight, flight और freeze. Fight में जो हमने बात की है, जब सिचुएशन है लड़ो। लड़ो का मतलब ये नहीं कि आप तलवार चाकू लेके प्रिंसिपल या हेड के चक्कर में आपने ऐसा क्यों किया। फाइट का यहाँ मतलब है अपनी सिचुएशन से फाइट करिए कि मैं इसमें अब ऐसे क्या ऑल्टर या चेंजेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिसकी वजह से मैं अपनी स्ट्रेस की सिचुएशन को चेंज कर पाऊँ। वी हैव टू फाइट फ्रॉम द सिचुएशन, नॉट फ्रॉम द अथॉरिटी।
हमें सिचुएशन से फाइट करना है, अथॉरिटी से नहीं, क्योंकि हम अपनी सिचुएशन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा कहा भी जाता है कि मनुष्य अपना जो भाग्य है वो खुद निर्माण करता है, डेस्टिनी। जो वॉटसन साइकोलॉजिस्ट भी इसको लाइक अप्रूव कर चुके हैं कि हम जैसा चाहेंगे वैसा ही बनेंगे। और अभी तो वेस्ट में बहुत फेमस कॉन्सेप्ट आ गया है, द पावर ऑफ थॉट्स, जिसमें फॉरेन में सारा वर्क हो रहा है। तो वही चीज़ है कि फाइट फ्रॉम द सिचुएशन। एग्जाम के लिए हम ये बोले पेपर बहुत टफ आएगा और हम पढ़ाई ना करें, दैट इज नॉट गुड ना। हमें अपनी तैयारी तो करनी है, फिर बाद में कम नंबर आए वो हमारे हाथ में नहीं था, लेकिन हमें ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हमने अपना बेस्ट दिया। इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप हारी, लेकिन 10 मैच जीतने के बाद हारी, तो कम से कम हम ये बोल सकते हैं ना 10 मैच तो जीते थे। दैट इज आवर रिकॉग्निशन। और जो हम बात कर रहे थे कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन, कि लड़कर हारो। फ्लाइट, अब फ्लाइट मोड में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम सिचुएशन से भाग जाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, रियलिटी से भाग रहे हैं। जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, अपने माइंड में उसके लिए एक अल्टरनेटिव सिचुएशन बना लेते हैं, दैट इज फ्लाइट सिचुएशन। फाइट में हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, उससे उस सिचुएशन को डील कर रहे हैं। फ्लाइट में हम सिंपली इग्नोर कर दे रहे हैं, स्किप कर दिया सिचुएशन को, ओवरलुक कर दिया, कॉम्प्रोमाइज कर दिया। थर्ड इज फ्रीज। फ्रीज का मतलब कुछ नहीं करना, जैसा है एग्जैक्टली सर, जो चीज जैसी है उसको छोड़ दिया। यहाँ पर माइंड ट्रिगर ही नहीं कर पाता कि मुझे फाइट करना है या मुझे फ्लाइट करना है, मुझे लड़ना है या मुझे भागना है। तो ये 3 फेज होते हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। अब उसके बाद अगर ज्यादातर लोग सोचते हैं फ्रीज ही हो जाते हैं, फिर सोचते हैं कि फाइट करना है कि फ्लाइट करना है। लेकिन सर ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ह्यूमन जो माइंड होता है वो सबसे पहले क्या करता है, ह्यूमन माइंड में जब हम बात कर ह्यूमन माइंड की अगर हम बात करें सर, तो सिचुएशन के हिसाब से ना वो करता है। जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिसमें स्ट्रेस हार्मोन्स 2 सबसे इंपॉर्टेंट है। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल क्या करे कि ब्लड में ना हमारा ग्लूकोज लेवल, शुगर को बढ़ा देता है। तो उससे जो भी सिचुएशन है ना वो बहुत प्लीजेंट लगने लगेगी, और जो भी हमारी फंक्शनिंग है उस पर असर पड़ता है। तो फ्रीज दिमाग बाद में होगा, कुछ टाइम बाद जाके हमें समझ में आएगा कि अच्छा हम तो सिचुएशन में नम थे, या बाहर आने के बाद लगता है हमें तो वहां पर ये बोलना चाहिए था, हमने शिट को बोला क्यों नहीं, क्योंकि माइंड वर्क ही नहीं कर रहा, फ्रीज हो गया। देन 4 C's। अब स्ट्रेस को दूर करने के लिए या स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए these 4 C's आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंसंट्रेशन, कोई भी सिचुएशन है कंसंट्रेट करिए। कंसंट्रेशन क्यों जरूरी है, अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए, थॉट्स को गैदर करने के लिए। कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप पहले ही ये सोचने लगे कि आई एम नॉट कॉम्पिटेंट इनफ, या मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ऐसा नहीं होगा, तो वो चीज गलत है। होना या ना होना बात की बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर अपनी वैल्यू नहीं करेंगे तो बाकी लोग आपकी वैल्यू कैसे करेंगे। जब तक आप खुद को कॉम्पिटेंट और एबल नहीं समझोगे तो बाकी के लोग आपको रिकॉग्निशन कैसे देंगे। पहले खुद में तो अपना एक कॉन्फिडेंस बनाओ, खुद तो ये समझ लो कि यस यू ऑल आर कैपेबल, यू ऑल आर कॉम्पिटेंट इनफ। पीजीटी केमिस्ट्री है आप लोग, मैथ्स एंड केमिस्ट्री सबसे टफ सब्जेक्ट होते हैं। साइंस स्टूडेंट हूँ, मुझे मैथ्स से डर लगता था। तो एक होता है ना नोशन, आप इतना टफ सब्जेक्ट पढ़ के आए हो, आपने इतने टफ सब्जेक्ट में मास्टर्स की है, सो यू ऑल आर कॉम्पिटेंट इनफ। ऐसा कुछ नहीं है जो बाकी लोगों में है या हम लोगों में नहीं है या आप लोगों में नहीं है। बाकी लोगों के पास भी वही सब है जो हमारे पास है, तो हम ये क्यों माने कि हम किसी से कम हैं। और अगर कम है तो खुद पे मेहनत करो, जो चीज नहीं है उसको पढ़ो, जो स्किल नहीं है उसको गैदर करो, बट सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो कि यस आई कैन डू इट, आई कैन कंक्वर दिस सिचुएशन, आई एम कैपेबल इनफ, आई एम वर्दी ऑफ प्रेज, आई एम वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन। कंट्रोल, हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ह्यूमंस की यही एक बड़ी गलती होती है कि हम सबको अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं या सब कुछ अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। अब 2 रिजल्ट होते हैं, या तो रिजल्ट फेवरेबल होगा या अनफेवरेबल होगा। फेवरेबल होगा तो इट इज गुड, लेकिन अगर अनफेवरेबल है तो डोंट लूज होप। बस ये याद रखो कि जो हो रहा है
अच्छे के लिए हो रहा है। चिंता और चिता में सिर्फ ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एक अंक की मात्रा का डिफरेंस है, और हम अगर स्ट्रेस करेंगे और वो एंजाइटी में बदल गया तो प्रॉब्लम हमको और हमारे फैमिली मेंबर्स को होगी। बाहर के लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी सिचुएशन में हो। तो इसलिए बेटर है कि अपने ऊपर, अपनी फैमिली पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, क्योंकि मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बोथ आर इंटरवाइंड। जब तक आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती। जब तक दिमाग में चिंता है, अच्छा खाना कितना भी खाइए शरीर को लगेगा ही नहीं। तो इसलिए बेहतर है कि हम चीज़ों को अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज़ के साथ लेट इट गो करें और इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हर चीज़ हम अपने मुताबिक नहीं चला सकते, और हमारी फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सही रहें। क्योंकि आज के टाइम में ये एक नोशन है कि इवन अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आप प्रॉब्लम में भी हो कोई हेल्प करने नहीं आएगा। एंड लास्ट इज कमिटमेंट। वी ऑल आर टीचर्स, तो मैं टीचर्स के पर्सपेक्टिव से बताऊं कि कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर जॉब। हमें ये रखना है कि ठीक है अब हमारी जॉब लग गई है एंड जस्ट फॉर गेटिंग द सैलरी हमें स्कूल नहीं जाना, हमें यूनिवर्सिटी नहीं जाना, हमें रोज कुछ ना कुछ एक ऐसा काम करना है जो हमें हमारे प्रोफेशन के लिए कमिटमेंट या वो फीलिंग को दे कि ओके आई एम डूइंग माय वर्क। कभी-कभी इसी से ही तो स्ट्रेस पैदा होता है। ज्यादा नहीं करना, एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही जरूरी है। क्वांटिटी तो सब क्वांटिटी समझने के लिए जब आपको लगे ना कि अब मेरे दिमाग पे लोड बढ़ रहा है, अब यहाँ से चीजें ना बैलेंस नहीं हो रही, मतलब CBT at that time पाँच stop, में से एक भी उसी नहीं टाइम पे रुक जाइए। ये बहुत बड़ा वर्ड है कमिटमेंट। ये सबसे Commitment को- ज्यादा स्ट्रेस यही देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग टीचर्स हैं, जी क्लास में जाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत प्लानफुली क्लास में जा रहे हैं, बट जाते ही कुछ दिन ऐसा चीजें आ जाते हैं कि हमें क्लास छोड़ के आना पड़ता है। डिफरेंट चीजें। लेकिन अच्छा देखिए, उस चीज को मैनेज करने का टाइम या जो वे है वो हमें को ढूंढना होगा। हमारे साथ भी होता है, हम तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हैं, और सबसे कई बड़ी बार बात मान है लीजिए मैडम, सबसे बड़ी बात है अभी हमें सिर्फ पढ़ाना नहीं है, बिकॉज हमेशा हर एक चीज चल रहा है, हर एक चीज हमारे I can understand. तो ये कमिटमेंट बच्चों के ऊपर ध्यान बहुत कमी हो जाते हैं कभी-कभी। We can do better, madam. यस वी कैन डू बेटर। तो उसके लिए देखो, अब वही बात है कि जब हम चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते सो फाइंड एन अल्टरनेटिव सोल्यूशन। और वो अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास जो ले रहे होते हैं और उसको छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो हम उस क्लास को बाद में मैनेज कर सकते हैं। अब जो एडप्ट एंड है ना लास्ट के दो Accept. एक्सेप्ट, वही ठीक। तो उसी से चला लेना पड़ता है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ उससे ठीक हो रही है तो वही ठीक है, बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव। हम किसी पर जनरलाइज नहीं कर सकते, वी आर ह्यूमंस। अगर सोल्यूशन ए किसी के लिए अच्छा है तो हम ये नहीं कह सकते कि सोल्यूशन ए मेरे लिए भी अच्छा होगा। वी आर डिफरेंट, नो टू ह्यूमंस आर अलाइक। हमारा वर्क करने का पैटर्न, हमारा थिंकिंग पैटर्न, हमारे इंटरेस्ट, लाइक्स डिसलाइक्स अलग हैं, तो सोल्यूशन एक कैसे हो सकता है? सो दैट इज द बेस्ट वे कि कहीं ना कहीं इतना रहो कि ऐसा ना हो हम बिल्कुल ही कमिटमेंट ना रखें, थोड़ा कमिटमेंट तो रखें, क्योंकि जब तक कमिटमेंट नहीं होगा रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो कहानी बचपन में सबने सुनी होगी, कछुए और खरगोश की। कछुए का कमिटमेंट था, जीत गया, और खरगोश को लग रहा था मैं जीत जाऊंगा, दैट इज ओवर कॉन्फिडेंस, वो बीच में स्टॉप ले लेता है। तो टाइनी स्टेप्स आर नेसेसरी, बेबी स्टेप्स आर नेसेसरी टू अचीव अप टू योर गोल। सजेशंस फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस। अब इसमें सजेशंस में जो है ये सारी चीजें हम सुनते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। सबसे पहले कोई एक ऐसा पार्टनर हो, कोई एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम हो जिससे आप हर चीज खुलकर बोल पाए, क्योंकि जब तक हम एक्सप्रेस नहीं करेंगे हमारा स्ट्रेस यहाँ पर क्यूमुलेट होता रहेगा और उसको एकोमोडेट मत होने दीजिए। सो फाइंड समवन और बी विद समवन जिससे आप जैसे हैं हर सिचुएशन को एज इट इज बता पाए, क्योंकि बहुत बार जब हम कुछ नहीं भी कर पाते ना, किसी से शेयर कर देने से ही हमारा आधा स्ट्रेस कम हो जाता है। हमें ऐसा लगता है ना, कहते हैं हिंदी में कि मन का बोझ हल्का हो गया, तो वो सबसे बेस्ट है कि किसी के साथ आप शेयर करिए। अपने एटीट्यूड को चेंज करना, एटीट्यूड को चेंज करने का मतलब रिजिडिटी, बहुत बार रिजिड नहीं रहना कि मैं ऐसा ही करूंगा। इसमें जो हमने बात की थी ना, एक्सेप्ट और एकोमोडेट, या तो एक्सेप्ट कर लीजिए या एकोमोडेट मींस एडप्ट कर लीजिए, तो उस सिचुएशन को कर सकते हैं। ऐसा नहीं आज मुझे यही चीज करनी थी या ऐसा ही होना चाहिए।
अगर आप ऐसा सोचेंगे ना, अपने ही वे में स्टिक रहेंगे, रिजिड रहेंगे, तो अल्टीमेटली स्ट्रेस को डेवलप करेगा। बी रियलिस्टिक। हम भगवान नहीं हैं, इवन लोग भगवान से भी खुश नहीं है तो हमसे कैसे हो सकते हैं? इट इज ट्रू। आप भगवान के पास अगर मंदिरों में कभी जाएं, देखिए हर कोई, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया, उसको ये दिया, मुझको ये क्यों नहीं दिया, कंप्लेंट्स उनके पास भी हैं। तो बी रियलिस्टिक। आप जितना कर सकते हो ना उतना ही करो। अपने लेवल को अगर एक्सीड करोगे, आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को खराब करोगे। तो जितना आपके बस में है, जितना आपके हाथ में है, पहले उसको टारगेट करिए, और जब वो काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तब दूसरा टारगेट लीजिए। न्यूट्रिशियस डाइट बहुत जरूरी है, बैलेंस डाइट। बहुत बार इंक्लूडिंग मी, कई बार ऐसा होता है कि हम यूनिवर्सिटी में है, लंच स्किप हुआ, डिनर स्किप हुआ, बट अल्टीमेटली उसका असर हमारी मेंटल हेल्थ पे पड़ता है, क्योंकि हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन का असर हमारी जो बॉडी की तासीर होती है ना उस पे पड़ता है। या बच्चों को भी सिखाते हैं, बर्गर पिज्जा खाओगे तो क्या होगा, हम जैसा खाएंगे, जो अन्न ग्रहण करते हैं। क्यों पुराने जमाने में ऋषि मुनि और जो योगी होते थे वो बोलते थे कि सादा भोजन खाइए, क्योंकि सादा भोजन खाने से तामसिक विचार मन में नहीं आते थे, जो जिसे हम कहते हैं ना हिंदी में गर्मी जो दिमाग पे चढ़ती थी, जिसकी वजह से एंगर इश्यूज, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या एंजाइटी वो फील नहीं होती थी। तो भोजन या जो खाना हम लेते हैं ना उसका इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पे, हमारी फिजिकल हेल्थ पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे। तो खाना कोशिश करिए कि कभी भी अपना लंच और डिनर स्किप ना करें और बैलेंस डाइट लेने की कोशिश कीजिए। अब उसके बाद टाइम टू टाइम खुद को हाइड्रेट रखना जरूरी है। हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो ये अक्सर कहते हैं कि अगर फीमेल्स को अच्छी स्किन चाहिए, हेयर फॉल कम चाहिए तो पानी ज्यादा पीजिए। कितने लीटर पानी बताया है डॉक्टर्स? कितना लीटर पानी बताते हैं कि एक दिन में लेना है? 3 लीटर। और हम लोग कितना पीते हैं पूरे दिन में? 2 लीटर। मैं तो शायद 1 लीटर भी नहीं। और फिर वही होता है कि हेडेक हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है। तो जितना ज्यादा पानी लेंगे, ये फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए भी है। मेल्स में जो आजकल सबसे ज्यादा इश्यू आ रहा है हाइपोथायराइडिज्म का आ रहा है, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके क्योंकि होता है क्या, हम जब भी पानी पीते हैं, जितना ज्यादा पानी पिएंगे हमारी किडनी उतने अच्छे से वर्क करती है। किडनी जब अच्छा वर्क करेगी तो जो एक पर्टिकुलर टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं उनका एक्यूमुलेशन नहीं होता, दे टेंड टू बी वाइप आउट। और जब वो चले जाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर इश्यूज हमें नहीं होते। जैसे हम बात करते हैं थायराइडिज्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी भी आपको स्टोन्स नहीं होंगे, स्किन प्रॉब्लम नहीं होगी, हेयर फॉल ज्यादा नहीं होगा। हार्ट इश्यूज के लिए या फिर जिन लोगों को डायबिटीज होती है, डॉक्टर्स उनको बोलते हैं कि हर कुछ टाइम पे खाते रहिए, पानी पीते रहिए। उसका रीजन ये होता है। फिर मल्टीटास्किंग करने की कोशिश मत करिए। हमारे 2 ही हाथ हैं, 4 हाथ नहीं है। और जब हम एक साथ बहुत सारे कामों पर होते हैं ना, हम किसी में भी अपना फोकस नहीं कर दे पाते। एक बार में एक ही टास्क को लीजिए, उसको कंप्लीट करके फिर अनदर टास्क पे जाइए। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग। लाइक अगर आपको लग रहा है कि आपके पास वर्कलोड ज्यादा है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। जैसे जो काम आपका इंपॉर्टेंट है उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए। हम कहते हैं ना किस काम को पहले करना है, किस काम को बाद में करना है। और ये चीज आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि डेडलाइन के अकॉर्डिंग जो काम आपको जिस टाइम पे देना है उसके अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें अपनी जो खुद के, हम उसको अक्सर ये करते हैं अपने आप को नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरों को खुश करने के चक्कर में, जॉब के चक्कर में, फैमिली के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि वी आर ऑल्सो ह्यूमंस, वी ऑल्सो नीड केयर। हमें खुद पे ध्यान रखना है, तभी तो जॉब कर पाएंगे। शरीर ही नहीं बचेगा तो नौकरी कहाँ से कर लेंगे? तो जब पहले खुद सही होंगे तभी तो अपनी जॉब के साथ, अपनी फैमिली के साथ जस्टिस करेंगे। तो खुद का भी ध्यान रखिए। एंड मिनिमम 8 आवर्स ऑफ स्लीप। नींद बहुत जरूरी है जो हम नहीं लेते हैं। आई थिंक 5 to 6 आवर्स भी अगर हो जाए तो उस टाइम हमें लगता है कि आज बहुत बड़ा कुछ काम हमने कर लिया। लेकिन पता है क्या होता है, जब हम बात करते हैं ना कि नींद, स्लीप पैटर्न का एक बहुत प्रोमिनेंट इम्पैक्ट होता है हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे।
क्योंकि माइंड को भी रेस्ट चाहिए, और जब माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगा उसकी फंक्शनिंग हैम्पर ही होगी। आप लोगों के पास, सबके पास यूजुअली व्हीकल होगा, किसी के पास कार, मोटरसाइकिल, जो भी, आप उस पर टाइम टू टाइम ऑयलिंग करते हैं ना, या कोई और भी आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है घर में, फ्रिज है या एसी है, टाइम टू टाइम हम उसकी सर्विसिंग कराते हैं। क्यों कराते हैं? ताकि वो काम अच्छे से करे, रिपेयर करा रहे हैं। तो इन द सेम वे हमें वो चीज़ अपने साथ भी तो करनी है। हम क्यों खुद को ओवरलुक कर देते हैं? समर ब्रेक में होता है सर्विस। समर ब्रेक में भी उसके बाद ये होता होगा कि घर के काम, कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो केयर हमें खुद को देनी है, एक कंप्लीट, एक कहना चाहिए ना कि स्विच ऑफ फ्रॉम ऑल द सिचुएशन, उस जोन को ना फॉलो करने की कोशिश करिए। और मंथ में 1 या 2 बार ना खुद पे टाइम देना बुरा नहीं है, और वो सेल्फिश भी आप नहीं कहलाओगे। हमें ऐसा लगता है कि अगर मैं अच्छे से सो ली 8 घंटे, या अगर मैंने घर वालों की, वाइफ की, बच्चों की बात नहीं सुनी, तो मैं एक बुरा इंसान तो नहीं बन जाऊंगा। नहीं, आप नहीं बनेंगे, क्योंकि खुद पर ध्यान देना सेल्फिश एक्ट नहीं है। जब आप खुद सही होंगे तभी आप साथ वालों का ढंग से ध्यान रख पाएंगे। और हम ये सारी चीज़ें इतनी कॉमन है कि सुनते हैं टीवी पर, न्यूज़पेपर में, लेकिन उनको फॉलो नहीं करते। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आप लोग नहीं जानते हो, या आपने कभी सुना ना हो, या मैं कोई एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ डिस्कस करें। लेकिन हम सुनने के भी बावजूद उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट नहीं कर पाते। हम सिर्फ उसको क्या करते हैं? इग्नोर मार देते हैं, अल्टर कर देते हैं, ठीक है स्किप करो, हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं। हम वही टास्क करते हैं जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में होते हैं। कई बार जब हम बात करते हैं कि लर्न टू से नो, जो काम आप नहीं कर सकते हो, आपकी एबिलिटीज में नहीं है, या आपको ऐसा लगता है कि इसको करना मेरे लिए अभी प्रेजेंट में पॉसिबल नहीं है, मना कर दीजिए। क्या होगा? पर्टिकुलर टाइम पे हो सकता है किसी XYZ को थोड़ा बुरा लगे, लेकिन उसके चक्कर में अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है, आपकी फिजिकल हेल्थ खराब हो रही है, तो उससे तो बेटर ही है ना। और मना कर देने से हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे बुरा लगे, लेकिन बाद के लिए ना वो अच्छा होगा। क्योंकि सिस्टम में होता है, सिस्टम में क्या होता है, अक्सर हम ऐसे सुनते हैं कि जो ज़्यादा काम करता है उसी से ज़्यादा काम करवाया भी जाता है। काम करना बुरा नहीं है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल और फिजिकल हेल्थ। तो जो काम जितना पॉसिबल है उस काम को उतना करें, और जब नहीं हो पा रहा है तो सिंपली कह दे कि ओके अभी मैं ये नहीं कर सकती, या आई एम ओवरलोडेड, या मेरे पास अभी और काम है। दूसरा, कोई एक ऐसा काम करें जिससे आपको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ना अच्छा फील हो। जैसे कोई हॉबी डेवलप करना, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद होता है, किसी को डायरी लिखना पसंद होता है, किसी को मूवी देखना या आउटिंग पे जाना। जो भी काम आपको पसंद है, अपनी पसंद का काम करेंगे ना, तो आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो क्या बोलना चाहिए, टाइमली चेक होता रहता है, वो एक्यूमुलेट नहीं होता। और हमें यही करना है, हमें स्ट्रेस को एक्यूमुलेट नहीं होने देना है, क्योंकि अगर वो एक्यूमुलेट होता रहेगा ना, तब वो अलार्मिंग स्टेज पे पहुंचेगा। अगर हम उसको सिंपली कंस्ट्रक्टिवली चैनलाइज कर दे रहे हैं ना पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो उसके लिए कोई एक ऐसी हॉबी या कोई एक ऐसा काम करिए जो करना आपको पसंद है, जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। हंसना, ये हम सब जानते हैं, अक्सर योगा क्लासेस वगैरह में कहते हैं ना हंसिए। हंसना वो नहीं कि एक फेक स्माइल के साथ, हंसना इन द सेंस एक जनरस वार्म स्माइल जो अंदर से आए, और वो तभी आएगी जब आप यहाँ से हल्के होंगे, जब यहाँ पर स्ट्रेस नहीं होगा। जब दिमाग में एक साथ बहुत चीज़ें चलती है ना, तो ये स्माइल सिर्फ फेक स्माइल होती है, वो अंदर से निकल कर नहीं आती। सो कोशिश करिए कि जो चीज़ें हैं वो एक्यूमुलेट ना हो। जब आप इनको रेगुलरली टाइम टू टाइम बैलेंस करते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, तो जो अल्टीमेटली ना आपकी जो सोल है, वहाँ जो बोलते हैं जनरस वार्म स्माइल, फिर वो आए। टाइम मैनेजमेंट, अब स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा खेल समय का ही है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको पहले, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बाद में मैनेज हो सकती है, उनको थोड़ा बाद के लिए स्केड्यूल करें। थर्ड, प्रायोरिटी लिस्ट में हमें उन चीजों को रखना है जिनको हम थोड़ा सा भी डिले करेंगे तो चलेगा। एंड फोर्थ, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। सो आप अपने टास्क को, अपने कामों को इस टाइम मैनेजमेंट जोन में बांट सकते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो मुझे सबसे पहले करना है, जिसकी डेडलाइन पास आ रही है। फिर ऐसे टास्क
जो अगर मैं 1 वीक बाद या कुछ टाइम बाद करूं तो चलेगा, एंड अकॉर्डिंगली। These are the some online apps. आजकल अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए या अपनी एंजाइटी लेवल को, स्ट्रेस लेवल को चेक करने के लिए इतने सारे एप्स डेवलप हो गए हैं, दे आर जस्ट अ क्लिक अवे। आपको गूगल पर सिर्फ क्लिक करना है। तो ये कुछ एप्स के नाम है, जैसे द माइंडफुलनेस ऐप, काम ऐप, ओम वन ऐप एंड मेडिटेशन एंड बैलेंस ऐप। आप इन कुछ एप्स को अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं टाइम टू टाइम मॉनिटर करने के लिए या अपने स्ट्रेस लेवल को चेक करने के लिए। Don't think कि stress is always bad. Stress is necessary up to a certain level, but जब वो क्रॉस करेगा then it is bad. तो स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं है। अब टीचर्स को क्यों जरूरत है स्ट्रेस फ्री रहने की? अगर टीचर स्ट्रेस फ्री होगा तभी वो अपनी जॉब के साथ जस्टिस कर पाएगा, अपनी टीचिंग लर्निंग को जस्टिफाई कर पाएगा। इन क्लासरूम में जो टीचिंग एनवायरनमेंट बना है, लर्निंग एनवायरनमेंट, वो डेमोक्रेटिक होगा, कंड्यूसिव होगा। दैट शुड बी फेवरेबल टू ईच एंड एवरी लर्नर। हमें हर बच्चे को लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड करना है। कई बार क्या होता है, हम खुद इतने स्ट्रेस में होते हैं कि हम अपने टास्क को एज अ टास्क ही लेते हैं, हम अपनी जॉब के साथ जस्टिस नहीं कर पाते। और ऐसा नहीं है कि हम करना नहीं चाहते। इतने सारे हमारे जो आउटलायर्स हैं, इतने सारे हमारे सोर्सेज हैं, कई बार हम उनमें बंध जाते हैं कि हम चाहकर भी उस काम को नहीं कर पा रहे। तो बेटर है कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, काम को डिवाइड करें, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। और उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप मेंटली हेल्दी हों। हम हमेशा फिजिकल हेल्दी रहने की बात तो करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मेंटली हेल्दी होना भी ज़रूरी है। बिकॉज हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। जब माइंड अच्छा होगा तभी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। और उसके लिए, क्योंकि आप टीचर हैं, टीचर जो है वो क्लास में एट अ टाइम 50 to 60 स्टूडेंट्स को डील करता है। हम कहते हैं टीचर इज द नेशन बिल्डर। सबसे बड़ा गुरु है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। हमारी संस्कृति में तो गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा है। तो ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो इतने बच्चे क्लास में आ रहे हैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हमसे सीख करें, उस टाइम पर पढ़ कर जाए, हम जस्टिस कर पाए। तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा हो कि हर बच्चे को ये लगे कि आई एम एप्रिशिएटेड, आई एम रिस्पेक्टेड, मेरे टीचर ने मेरे को सुना है। क्योंकि कई बार हम लोग को भी ऐसा लगता है ना कि वी आर अनहर्ड। और जब हमें ये फील आने लगता है कि कोई हमें सुन नहीं रहा है, कोई हमें इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, वो भी एक स्ट्रेस का रीज़न होता है। और जब हम बात करते हैं, जब टीचर स्ट्रेस फ्री होगा तभी क्लासरूम में जो टीचिंग एनवायरनमेंट है, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, वो अच्छा होगा। और जब टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली जो एनसीईआरटी भी बात करता है लर्निंग आउटकम्स की, हम लर्निंग आउटकम्स को बेटर वे में अचीव कर पाएंगे या अच्छे से अटेन कर पाएंगे। और हम अक्सर, अभी ये बात भी आई थी लेबलिंग की, हम बच्चों में भी लेबल कर देते हैं, सारे नहीं, बट अगर आप देखें अभी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर टीचर बातों में बच्चे को बोल देता है, इसको कुछ नहीं आता, ये तो बेवकूफ़ है, या इसको कितना भी पढ़ाओ ये ध्यान नहीं देगा। तो ये जो लेबल या टैग है ना, हम बच्चों को वो ना दें, क्योंकि जब हम लेबल या टैग दे देते हैं तो कहीं ना कहीं हम बच्चे को एक्सक्लूड कर रहे हैं, और हमें बच्चों को एक्सक्लूड नहीं करना। हमारी तो जो संस्कृति है, सनातन धर्म है, यहाँ पर शुरू से सबको साथ लेकर चलने की बात हुई है। कोई बता सकता है कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जहाँ आपको ये लगता हो कि हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में, वेदों में, पुराणों में कहीं इंक्लूजन की बात की गई है? केवीएस की तो शुरुआत ही मैडम प्रेयर इसी से होती है। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हमारा श्लोक ही होता है, हम सब साथ रह के ग्रो करें। जी, कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें सभी समाज के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अभी एनईपी 2020 बात करती है इक्विटी, इक्वालिटी एंड एक्सेस, लेकिन वो तब तक नहीं होगा जब तक इंक्लूजन नहीं होगा। और हम इंक्लूजन तो बहुत हजारों साल पहले से करते हुए आ रहे हैं। कैसे? अर्धनारीश्वर किसको बोलते हैं? भगवान शिव को। शिव और शक्ति पार्वती,
अगर बात की जाए, अगर आज के टाइम में देखें, शिव और शक्ति एक ही टाइम पे, हम ट्रांसजेंडर्स को अब जाके क्लास में इंक्लूड करने लगे। महाभारत सबने पढ़ी या देखी या सुनी होगी। उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था कि यू विल लॉस्ट योर मैनहुड। फिर जब इंद्र ने उनके श्राप को कम करके बोला कि 1 साल तक तुम लड़की बनकर रहोगे तो तुम्हारा श्राप जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो वो जो राजा विराट था मत्स्य किंगडम के, वहां पर उनके यहाँ नर्तकी बन के रहे और उनकी बेटी को उन्होंने डांस सिखाया। और कोई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास? यस, शिखंडी। भीष्म पितामह से बदला लेने के लिए फिर उन्होंने फीमेल से मेल में, ताकि उनको जो युद्ध क्षेत्र था वहां पर एंट्री की परमिशन मिल जाए, क्योंकि एट दैट टाइम फीमेल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द वॉर। और बताइए, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा किसी ने देखी है या कभी मूर्तियों में ऐसे देखी हो? उस मूर्ति की एक खासियत है, उस मूर्ति के हाथ और पैर नहीं है। आप देखेंगे वो सिंपल ऐसे है, जो ये बताती है कि भगवान भी किसी भी फॉर्म में उतने ही पूजनीय हैं। तो अगर किसी बच्चे को कोई इम्पेयरमेंट है, अगर वो विजुअल इम्पेयर्ड है या ऑर्थोपेडिक इम्पेयर्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो हम उसको एक्सक्लूड ना करें। इवन गॉड को भी हमने इंक्लूड किया है और हम उनको उसी भाव से पूजा अर्चना करते हैं। लाखों लोगों की भीड़ जगन्नाथपुरी में जाती है, और जो ये प्रतीक है कि भगवान की कोई फॉर्म नहीं है, भगवान किसी भी फॉर्म में होते हैं। उसके अलावा अगर आप बात करें तो भगवानों के जितने भी वाहन हैं वो सारे जानवर हैं। भगवान गणेश के मूषक, इंद्र के हाथी ऐरावत, माता लक्ष्मी के ब्रह्मा जी के स्वान, और बताए और किसी के शनिदेव के एक पीकॉक भी है ना, कार्तिकेय के पीकॉक। और बताइए तो माता दुर्गा का ये तो कॉमन है। तो अब आप देखिए, हमने हर चीज को अपनी संस्कृति में इंक्लूड कर रखा है। भगवान की कोई फॉर्म नहीं है, भगवानों के जो वाहन थे वो जानवर है। और हम इम्पेयरमेंट की बात करें तो अष्टावक्र का नाम सुना है? सब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, सुना होगा। अष्टावक्र जब पैदा हुए उनका नाम ही अष्टावक्र इसलिए रखा गया बिकॉज ही वॉज बोर्न विद 8 डिफॉर्मिटीज, बट स्टिल इंटेलिजेंस हमारे जो शरीर का रंग रूप है, बनावट है, उसकी मोहताज नहीं है। इंटेलिजेंस को आपकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके पहचान की जरूरत नहीं है। अष्टावक्र संहिता जो पुराणों में, वेदों में इंक्लूड की गई है, वो आज भी नॉलेज का सोर्स है। तो हमें बस इसी चीज को ध्यान रखना है कि जब हम मेंटली हेल्दी होंगे तब हम अपनी जॉब के साथ जस्टिस कर पाएंगे, अपने बच्चों को बेस्ट दे पाएंगे, और हमको हर बच्चे को लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है। At a time, it is not possible for a single teacher to cater the need of 50 to 60 students, but we can try. और ट्राई करने से तो सब कुछ होता है। Everything is possible when we try or when we give our 100%. So that's all from my side. Thank you so much to all of you for listening.